नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और इस वक्त की सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के अपडेट से शुरुआत करते हैं। आज एक बार फिर रिकॉर्ड मरीज मिले। मध्य प्रदेश में 1000 से ज्यादा नए पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 1292 केस सामने आए। मध्य प्रदेश में अब तक 54,421 कोरोना संक्रमित हुए हैं। आज 17 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई और अब तक मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखा है। अभी तक 1246 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। आज 841 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अभी तक 41,231 मरीज ठीक होकर घर गए। एक्टिव मरीजों की संख्या 11,944 है। और इंदौर में प्रशासन की कई व्यवस्थाओं के बावजूद कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। यहां पर आज 247 कोरोना मरीज मिले, 160 ठीक हुए, 4 संक्रमितों की मृत्यु हुई। कुल मौत का आंकड़ा 364 तक पहुंच गया। एक हफ्ते का डेटा देखें तो ये डराने वाला है। शहर में 6 दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 1100 से ज्यादा बढ़ी है। इस दौरान संक्रमण की दर भी 8% रही। 17 से 22 अगस्त के बीच में करीब 14,000 सैंपल जांचे गए, जिनमें 1,112 पॉजिटिव पाए गए। 16 मरीजों की मौत हो गई। चिंता इस बात की कि अगर ऐसा सिलसिला चलता रहा तो अगस्त के आखिर तक कुल पॉजिटिव 12,500 तक पहुंच जाएंगे और ऐसे में अधिक बिस्तरों की आवश्यकता पड़ेगी। 4 कोविड अस्पतालों के अलावा 2 निजी अस्पतालों के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी शुरू करने की तैयारी है। वर्तमान में शहर के अस्पतालों में एक्टिव मरीज 3,170 हैं, जिनमें से 1,000 होम आइसोलेशन और 800 कोविड सेंटर्स में, बाकी अलग अलग अस्पतालों में दाखिल हैं, भर्ती हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक बढ़ते संक्रमित मरीजों के साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। और अब बच्चों से जुड़ी खबर। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा मंत्री ने सितंबर से स्कूल खोलने की किसी भी संभावना से इनकार किया। शाहजहांपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, स्कूल खोलने की तारीख कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति के आकलन के आधार पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि खराब परिणाम देने वाले स्कूलों के लिए वहां के शिक्षक के साथ ही जिले के वरिष्ठ अधिकारी, डीपीसी, एपीसी और संकुल स्तर के जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिन संस्थानों में जरूरत से ज्यादा शिक्षक हैं, वहां से उन्हें कम शिक्षक वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। देश की परिस्थिति जैसी बनेगी उसके अनुसार हम निर्णय करेंगे। अभी सितंबर के माह में तो कोई संभावना नहीं। हमारी प्राथमिकता है जिन स्कूलों में कोई शिक्षक नहीं है उन स्कूलों में शिक्षक पहुंचाना, इसलिए जहां पर ज़्यादा शिक्षक है उन शिक्षकों को वहाँ ट्रांसफर। कोरोना संकट काल के दौरान स्कूल खोलने को लेकर असमंजस है, लेकिन सरकार ने स्कूलों में ड्रेस खरीदी की प्रक्रिया शुरू कर दी। शिक्षा विभाग ने सभी कलेक्टर्स को विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से स्व सहायता समूह के जरिए ड्रेस खरीदने के निर्देश दिए हैं। इस बार विद्यार्थियों को डबल यूनिफॉर्म के साथ मास्क भी दिया जाएगा। इसके पहले पिछले 2 साल से बच्चों की यूनिफॉर्म के पैसे उनके खाते में डाले जाते रहे। भोपाल की बात करें, यहाँ 84,000 बच्चों को 102 स्व सहायता समूह के जरिए ये ड्रेस उपलब्ध करवाई जाएंगी। समूह को ऑर्डर मिलने के 3 महीने के भीतर ड्रेस देने की छूट मिली है। उन्हें 80% का भुगतान कर दिया गया। विपक्ष भुगतान और कपड़े की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है सरकार को ड्रेस खरीदी से पहले बाकी जरूरी काम करने चाहिए थे। स्कूल खुलने के भी कोई चांस नहीं दिख रहा है। मैं समझता हूँ कि कोई ड्रेस वगैरह इसकी अभी आवश्यकता नहीं। जब स्कूल खुल जाए तो ऐसा तो है नहीं कि अगर सभी युवा पुरानी ड्रेस भी रहती है। जब स्कूल खुल जाए, सब प्रॉपर हो जाए, तब ड्रेस और उस पर खर्चा करना चाहिए। बहुत सी चीज़ें खर्चा करने के लिए है सरकार के पास। एक बच्चे का जिनका वहाँ पंजीयन है, नामांकन है, उन सबको गाँव का ही स्व सहायता समूह वहाँ उनको उपलब्ध कराएगा। गणवेश सभी को देंगे। आज भले स्कूल बंद है, लेकिन महीने भर बाद ऐसी स्थिति बनेगी कि हम स्कूल प्रारंभ करेंगे। इसलिए सरकार की तरफ से जो बच्चों का हक है उसको हम दे रहे हैं। कोरोना महामारी के इलाज के नाम पर कुछ निजी अस्पतालों में मोटी कमाई करने से लोग चूकते नहीं। जबलपुर के कुछ निजी अस्पतालों के कमरे 5 स्टार होटल के कमरों से महंगे हैं। निजी अस्पतालों की इस लूट की शिकायत प्रशासन तक पहुंची, जिसके बाद राज्य सरकार ने इलाज के खर्च की गाइडलाइन जारी करवाने की बात कही है।
सरकार ने निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज में छूट दी, जिसका फायदा ये अस्पताल उठा रहे हैं। कुछ अस्पतालों में जनरल वार्ड के 10 से 13 हज़ार रुपये प्रतिदिन के लिए जा रहे हैं, प्राइवेट वार्ड के 15 से 17 हज़ार और आईसीयू के 20 से 25 हज़ार। निजी अस्पतालों की इस लूट की शिकायत स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचने पर सीएमएचओ ने कहा कि निजी अस्पतालों को मरीजों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। फिर भी मामला राज्य सरकार तक पहुंचा दिया गया है। जल्दी इलाज के खर्च की गाइडलाइन तय की जाएगी। नर्सिंग होम एसोसिएशन से हम लोग ने बैठक करी थी और उसमें कलेक्टर महोदय द्वारा और मेरे द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके भी खर्चे हैं, उनका समुचित ध्यान रखते हुए, मरीज की भी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उचित ही राशि ली जाए। ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता अभियान के तीसरे और अंतिम दिन भिंड, दतिया और श्योपुर के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा है कि अब तक अभियान के दौरान 50,000 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। सिंधिया ने कहा उन्हें कुर्सी या पद का मोह नहीं, विकास करना उनके जीवन का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी के साथ नाइंसाफी होगी वो झंडा उठाकर सड़क पर आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा महात्मा गांधी ने आज़ादी के बाद कांग्रेस को खत्म करने की पैरवी की थी, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कांग्रेस को खत्म नहीं किया। अब धीरे धीरे महात्मा गांधी का सपना साकार हो रहा है। कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अब सदस्य हूं और प्रदेश में विकास और प्रगति का नया आयाम हम लोग बना पाएं, जिसका श्री गणेश शिवराज सिंह जी कर रहे हैं। अब अधः पतन की ओर है। कांग्रेस 1998 से माँ बेटे का ही कब्जा है और उस कब्जे के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसको बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया जाता है। ऐसी कांग्रेस अब बच नहीं सकती। कांग्रेस अब अंतिम दौर में चल रही है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन नेताओं ने अपने स्वार्थ के कारण कांग्रेस को समाप्त नहीं किया। लेकिन आज भारत की जनता महात्मा गांधी के स्वप्न को साकार कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने एक बार फिर बीजेपी और शिवराज सरकार पर हमला बोला। छिंदवाड़ा पहुंचे कमलनाथ ने कहा कोरोना काल में बीजेपी भीड़ जुटाकर सदस्यता ग्रहण समारोह कर रही है। कमलनाथ ने कहा कि उनका असली चेहरा जनता जानती है, उपचुनाव में इसका जवाब देगी। सीएम शिवराज के कांग्रेस का वजूद संकट वाले बयान पर कहा कि शिवराज अपनी और अपने संकट की चिंता कर लें, हमारी चिंता ना करें। सांसद नकुल नाथ भी इस दौरान साथ में रहे। भाजपा तो सब चीज़ का क्रेडिट ले रही है, बारिश आएगी तो क्रेडिट लेगी, तो भाजपा का तो कोई कहना नहीं है। ये झूठ और फरेब की राजनीति में विश्व में नंबर 1 है। शिवराज अपनी चिंता करें, अपनी संकट की चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर प्रशासन से जवाब तलब किया। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि जब शादी समारोह और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए संख्या तय है तो शहर में इतने बड़े राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत किसने दी? कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग कहां है? हाईकोर्ट ने साफ कहा कोविड को लेकर केंद्र, राज्य और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं कराया गया। कोर्ट ने इसको लेकर ग्वालियर, भिंड और मुरैना कलेक्टर से 15 दिन में जवाब मांगा। बता दें आपको जनहित याचिका हेमंत राणा ने दाखिल की थी, जिसमें दलील थी कि कोरोना वायरस शहर में फैल रहा है, प्रतिदिन 100 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं और ऐसे में सदस्यता अभियान से संक्रमण फैलने का खतरा है। सदस्यता अभियान जो 22 से लेके अभी तक आज दिनांक तक चला गया, उसमें कितनी गैदरिंग हुई, उनकी सोशल डिस्टेंसिंग का क्या उसमें था। कोर्ट ने आज ऑर्डर किया कि कलेक्टर और एसपी जो वायलेशन हो रहा है और जिसके खिलाफ अगर आती है कंप्लेंट और पूरी एविडेंस के साथ, तो वो विधि अनुसार कार्रवाई करे। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सियासी जंग तेज होती जा रही है। कमलनाथ सरकार पर सिंधिया के भ्रष्टाचार के आरोप के बाद कांग्रेस ने सिंधिया को माफी मांगने के लिए कहा है। कांग्रेस ने कहा कि कमलनाथ की सरकार में सिंधिया के 6 मंत्री थे और भ्रष्टाचार के आरोप उन्हीं पर हैं। विधायक रणवीर जाटव ने तुलसी सिलावट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। गोविंद सिंह राजपूत भ्रष्टाचार में घिरे रहे। कांग्रेस का आरोप है कि ये सभी मंत्री सिंधिया को
भ्रष्टाचार का हिस्सा भेजा करते थे। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने कहा कि सिंधिया बार बार ये बात कह रहे हैं कि उनकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन वो तो खुद चुनाव हार गए। लाखन सिंह ने कहा सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के अकेले नेता बने रहना चाहते हैं। सरकार कमलनाथ जी की बनी, सरकार बनने के बाद पूरा भ्रष्टाचार में पूरा प्रदेश तब्दील हो गया। मेरा इस पर ये कहना है सिंधिया जी से और ये प्रदेश के आवाम से कि भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं ये यदि था तो सिंधिया जी कहीं न कहीं इन्वॉल्व थी। सिंधिया के 6 मंत्री थे, बड़े बड़े विभागों के मंत्री थे। पहले से और सिंधिया के धुर विरोधी रहे बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जयभान सिंह पवैया कुछ दिनों से खामोश हैं। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से उनसे जुड़े किसी सवाल का जवाब नहीं देते। ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता कार्यक्रम के दौरान पवैया ने सिंधिया के साथ मंच तक साझा किया, जिससे लग रहा था कि शायद उनके तेवर नरम पड़ गए, लेकिन आज एक ट्वीट के जरिए पवैया ने अपने इरादे जता दिए। उन्होंने बगैर सिंधिया का नाम लिए ये लिखा कि सांप की 2 जीभ होती हैं और आदमी की 1। सौभाग्य से हम तो मनुष्य हैं। राजनीति में वक्त के साथ दोस्त और दुश्मन बदल सकते हैं, मगर जो सैद्धांतिक मुद्दे मेरे कल थे वो आज भी हैं। अंत में पवैया ने जय श्री राम लिखा। जयभान सिंह पवैया के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारे में चर्चा शुरू हो गई। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले केंद्र सरकार भी सौगातों की झड़ी लगाने वाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल 35 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसकी लागत 9,400 करोड़ से ज्यादा है। इन 35 परियोजनाओं में 1,139 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मध्य प्रदेश में ये सड़क परियोजनाएं राज्य में बेहतर संपर्क, सुविधा और आर्थिक विकास को गति देंगी। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने बड़ा दावा किया। शेरा का कहना है कि पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव कई बार हार के बाद जल्दी बीजेपी में नजर आएंगे। शेरा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए उपयुक्त बताया। उन्होंने कहा कमलनाथ में राष्ट्रीय नेतृत्व करने की क्षमता है। वहीं मानधाता सीट से उपचुनाव को लेकर शेरा ने कहा कि वो इस सीट से अपने परिवार के किसी सदस्य को निर्दलीय चुनाव में खड़ा करेंगे। अरुण यादव के साथ कुछ 3-4 और भी एमएलए बीजेपी में जाएंगे अभी कांग्रेस से, और आखिरी में देखिएगा कि अरुण यादव खुद बीजेपी में अपने आप को एडजस्ट करवाएंगे। गांधी परिवार जैसा कि इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है अध्यक्ष बनने में, तो उसमें मुझे लगता है कमलनाथ जी से अच्छा व्यक्ति मिलेगा नहीं, उनसे अच्छा इंसान इस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को अध्यक्ष के रूप में मिलेगा नहीं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रिया चक्रवर्ती का बचाव किया। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानती कि रिया चक्रवर्ती कौन है, लेकिन सीबीआई जांच को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। उमा ने कहा कि इस पूरे मामले में क्षेत्रवाद की राजनीति न करें। इस तरह के मामलों की निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी होती है। उमा ने मीडिया से अपील की कि मामले की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। सुशांत सिंह के केस पे मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना कि उन्होंने आत्महत्या की। अब सब जांच के दायरे में है। सीबीआई दुनिया की एक मान्यता प्राप्त एजेंसी है, इसलिए हम उनकी जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन और मैं नहीं जानती रिया चक्रवर्ती कौन है। किसी भी व्यक्ति को तब ट्रायल पे ले आना जब उसका अपराध प्रमाणित नहीं हुआ, उसको किस दर्द से गुजरना पड़ता होगा। इसलिए मैं सबको कहूँगी कि इस पूरे मामले में मीडिया रिस्ट्रेन करे। जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट के पास में मास्टर प्लान की अनदेखी कर टाइगर सफारी बनाने के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया और इससे जुड़ी 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राज्य सरकार, वन विभाग, जबलपुर नगर निगम और कमिश्नर कलेक्टर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने इन सभी पक्षों से 4 हफ्ते में विस्तार से जवाब मांगा। हाईकोर्ट में दायर इन याचिकाओं में कहा गया कि जबलपुर के मास्टर प्लान के मुताबिक शहर के संग्राम सागर इलाके में टाइगर सफारी बनाना प्रस्तावित है, लेकिन शासन प्रशासन मनमानी कर रहा है। संग्राम सागर की जगह टाइगर सफारी एयरपोर्ट के पास डुमना नेचर पार्क में बनाई जा रही। याचिका में यह भी कहा गया कि एयरपोर्ट के नज़दीक टाइगर सफारी बनाना हवाई यात्रियों की जान जोखिम में डालने जैसा होगा, क्योंकि टाइगर सफारी बनने से यहाँ चील, गिद्ध जैसे पक्षियों की तादाद बढ़ेगी, विमान हादसे हो सकते हैं।
उससे मेन रूप से ये आधार यही लिए गए हैं कि जो डुमना नेचर पार्क के पास और जो टाइगर सफारी के लिए प्लेस निर्धारित किया गया है वो नियमानुसार उचित नहीं है। वन विभाग को, राजस्व सामान प्रशासन विभाग को, नगर निगम जबलपुर को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को, कमिश्नर जबलपुर जो कि अभी नगर निगम के प्रशासक है, उनको नोटिस जारी किए और 4 हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने के लिए कहा गया। सोनिया गांधी 1 साल के लिए कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। इसके पहले तमाम अटकलों को लेकर दिन भर सियासी घमासान चलता रहा। बीजेपी वंशवाद को लेकर कांग्रेस पर हमले करती रही तो कांग्रेस नेताओं ने मुस्तैदी के साथ इन हमलों का जवाब दिया। बड़ी बात यह कि दिन भर चली कवायद के बाद आखिरकार सीडब्ल्यूसी ने यही तय किया कि अध्यक्ष का चुनाव तो होगा और अध्यक्ष के चुनाव के लिए अगले 5 से 6 महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू करने पर बल दिया गया। और एक निर्णय हुआ कि अब पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसको लेकर जोर दिया गया। लेकिन किन नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व के ऊपर जोर दिया था कि वो नेतृत्व को बदलें, ना तो उन नामों को सामने लाया गया। और राहुल गांधी की नाराजगी भरे बयान पर भी दिन भर तरह तरह की खबरें चली। दिन भर बीजेपी ने इस पर पलटवार करने की कोशिश की, कटाक्ष किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि सही वक्त और प्रक्रिया के तहत वो अपना अध्यक्ष का चुनाव करेगी। पर ये सही वक्त कब आएगा और कब से शुरू होगा, इस बारे में पार्टी आज भी कार्यकर्ताओं को कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकी। अब अधः पतन की ओर है। कांग्रेस 1998 से माँ बेटे का ही कब्जा है और उस कब्जे के खिलाफ कोई आवाज़ उठाए तो उसको बाहर का दरवाज़ा दिखा दिया जाता है। ऐसी कांग्रेस अब बच नहीं सकती। देश के परिदृश्य पर कांग्रेस हर जगह स्खलित हो रही है और कांग्रेस का नेतृत्व जो है पूरी तरह दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया है। गांधी नेहरू परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया है, उनका राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया है, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसलिए अब ये कौन पद पे रहते और नहीं रहते, इसका महत्व खत्म हो गया। कांग्रेस के लोगों को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस वो विद्यालय है कि आप कितना भी अच्छा पढ़े स्टूडेंट उस विद्यालय में, फर्स्ट तो हेडमास्टर साहब का बच्चा ही आएगा। शिवराज अपनी चिंता करें, अपनी संकट की चिंता करें, हमारी चिंता ना करें। नेहरू गांधी परिवार का जो योगदान है देश की आज़ादी से लेकर देश के निर्माण में, उसको भारतीय जनता पार्टी कितनी बोलती रहे, इसे कोई कम नहीं आंक सकता। और हालांकि इस मीटिंग के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि सोनिया गांधी ही पार्टी की कमान संभालती रहेंगी जब तक अध्यक्ष ना बन जाएं। साथ ही साथ सोनिया गांधी ने भी पार्टी के लोगों को और ख़ास तौर पर अपने उन सीनियर लीडर्स को ये मैसेज दिया है कि अगर कोई पीड़ा है, अगर कोई किसी भी तरीके की पार्टी को लेकर चिंता है तो उसे पार्टी के फोरम पर ही व्यक्त करें। इशारा उन्हीं लोगों की तरफ था जिन लोगों ने चिट्ठी लिखकर आला कमान के ऊपर एक सुदृढ़ नेतृत्व जो जमीन पर काम करता दिखाई पड़े उसके बारे में चिट्ठी लिखी थी। लेकिन ये चिट्ठी किन लोगों ने लिखी, क्या उन पर अब कार्रवाई होगी, यह आने वाले कुछ समय में स्पष्ट हो सकता है अगर कोई कार्रवाई होती है तो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।